आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नीट एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज करेक्ट अबाउट नेजोफेरिंग्स, यानी कि नेजोफेरिंग्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इंटरनल नोस्ट्रिल्स ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स, ये भी सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो कि गलत है। फेरिंग्स जो है कॉमन पासेज है फूड और एयर के लिए, ना कि नेजोफेरिंग्स। इट ओपन थ्रू गलत ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, यानी कि ऑप्शन बी और सी गलत है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका एट डैश थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी कि इनमें पूछा जा रहा है ट्रैकिया कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंका में डिवाइड कर जाता है। तो ट्रैकिया जो है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे आकर के वो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंका में डिवाइड कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जैसे कि रिस्पिरेटरी पासेज में जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो एयर को एटमॉस्फेयर से लेकर के एल्विलाई तक जाता है, उनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको सी शेप एंड इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करता है। और इनमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पार्ट है जिसको इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि रिस्पिरेटरी जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, जैसे कि एल्विलाई हो गया और रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, यहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन होता है। ये डिफ्यूजिंग पार्ट है गैसेस का, इसके थ्रू गैस का डिफ्यूजन होता है। तो ये जो पार्ट है रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होगा। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लंग्स आर कंप्राइज्ड बाय, लंग किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ओनली एल्विलाई नहीं, प्लूरा नहीं होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंका ये भी गलत है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई, लंग्स जो बना होता है वो नेटवर्क ऑफ ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई से मिलकर के बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में किस साइड से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज पार्ट जो है एल्विलाई और रिस्पिरेटरी डक्ट है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में वो एल्विलाई और रिस्पिरेटरी डक्ट के थ्रू होता है। तो ऑप्शन में क्या सिर्फ एल्विलाई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्विलाई। अगर रिस्पिरेटरी डक्ट भी होता तो वो भी होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को क्या बोलते हैं।
तो उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, जो कि एयर को कंडक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स तक आउटर एयर को कंडक्ट करता है। और उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी, उसके बाद जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक आ गया और उसके बाद क्या आ गया, एल्विलाई आ जाएगा, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियल तक का पार्ट जो होता है ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कंडक्टिंग पार्ट दिया हुआ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियल तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो कि एयर को कंडक्ट करता है। रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। रिस्पिरेटरी सिस्टम का रिस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट किस किस चीज से बना होता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये गलत है, ये एक्सचेंज पार्ट नहीं है बल्कि ये कंडक्टिंग पार्ट है जो एयर को कंडक्ट करता है। एक्सचेंज पार्ट जो है वो क्या है, रिस्पिरेटरी डक्ट हो जाएगा और एल्विलाई हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला जा रहा है उनमें से कहा जा रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट गैस का एक्सचेंज करता है, उसमें हो जाएगा एल्विलाई एंड देयर डक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम हैज फंक्शंस, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसका क्या फंक्शंस होता है, वो कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है एयर को फिल्टर करता है, उसको वार्म करता है एंड एयर को मॉइस्टन करता है। पहले एयर को फिल्टर करेगा, फिर उसको बॉडी के टेम्परेचर पे लाएगा, फिर उसको मॉइस्टन करेगा एयर को, फिर उसको लंग्स में भेज देगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द चैम्बर फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by sternum, laterally ribs and on the lower side by dome shaped diaphragm। यानी कि उस चैम्बर का नाम क्या होगा जो डोर्सली बना होगा वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली रिब्स से और लोअर साइड से होगा डम शेप्ड डायफ्राम के द्वारा। उस चैम्बर का नाम क्या होगा? उस चैम्बर का नाम होगा थोरैसिक कैविटी, जिसमें कि हमारा लंग्स एंड हार्ट सिचुएटेड रहता है, जहाँ पे हमारा लंग्स और हार्ट स्थित रहता है। उस कैविटी का नाम है थोरैसिक कैविटी, जो वेंट्रली बनता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, जो डॉर्सली बनता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, वेंट्रली स्टर्नम के द्वारा, लेटरली रिब्स के द्वारा और लोअर साइड से डम शेप डायफ्राम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरैसिक कैविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द लंग्स एक्सपेंड इन इंस्पिरेशन या एक्सहेलेशन बिकॉज। इंस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन बोल दीजिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड क्यों करता है? लंग्स एक्सपेंड करने का कारण जानेंगे। कारण पूछा है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तब लंग्स एक्सपेंड क्यों करता है। तो उस केस में क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है, जिसमें लंग्स सिचुएटेड रहता है, जिसमें लंग्स अवस्थित रहता है, उस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण वो वॉल्यूम रिफ्लेक्ट हो जाता है लंग्स में और ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंस्पिरेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू द इंक्रीज इन थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम। थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से इंस्पिरेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन
और एक्सपिरेशन इज बिगन मेनली ड्यू टू, यानी कि एक्सहेलेशन क्यों होता है। एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस यानी कि सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, किसके कारण होता है। सांस छोड़ने का प्रोसेस किसके कारण होता है। तो जब हमारा जैसे कि रिब्स में दो मसल होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा तो हमारा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा, ओवरऑल क्या करेगा, लंग्स के वॉल्यूम को घटाएगा। लंग्स का जो वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और एक्सहेल हो जाएगा। एयर जो लंग्स के अंदर होगा वो एक्सहेल आउट हो जाएगा। यानी कि इसका जो एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which of the following statement about the mechanism of ventilation breathing is false, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वेंटिलेशन के मैकेनिज्म यानी कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में इनमें स्टेटमेंट दिया हुआ और पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रॉन्ग है। यानी कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जैसे कि एज द डायफ्राम रिलैक्स, जैसे डायफ्राम रिलैक्स करता है एयर इज एक्सपेल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सही है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स एक्ट्स एज सक्शन पंप, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इंस्पिरेशन इज ए पैसिव एंड एक्सपिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, जो कि रॉन्ग है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में ही एटीपी का खर्च होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द नेगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन, इंस्पिरेशन जब होता है यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि जब लंग्स का प्रेशर निगेटिव हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में, तब इंस्पिरेशन होता है। और ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर निगेटिव कैसे अचीव होगा, यानी कि लंग का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तुलना में निगेटिव किस कंडीशन में होगा, वो कैसे अचीव्ड होगा वो पूछा जा रहा है। चलिए देखेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर निगेटिव किस कंडीशन में अचीव होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में जब अगर कम होगा तब क्या हो जाएगा, निगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में। यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तुलना में कम हो जाएगा तब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर निगेटिव होगा और उस कंडीशन में इंस्पिरेशन होगा, यानी कि सांस अंदर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, एक्सपिरेशन किस कंडीशन में होगा, यानी कि जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का कंडीशन क्या होगा जिस केस में एक्सपिरेशन होगा। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में ज़्यादा हो जाएगा तब एक्सपिरेशन होगा, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा तब एक्सपिरेशन होगा, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तुलना में ज़्यादा हो जाएगा तब एक्सपिरेशन होगा, यानी कि सांस उस कंडीशन में बाहर छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीद
टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। एक हेल्दी ह्यूमन जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एडिशनल मसल्स फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग आर, यानी कि कौन कौन सा एडिशनल मसल्स है जिसका यूज होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में। एडिशनल मसल्स पूछा जा रहा है। तो एडिशनल मसल्स में आ जाएगा एब्डोमिनल मसल्स एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। एडिशनल मसल्स में आ जाएगा एब्डोमिनल मसल्स एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ये एक्सटर्नल मसल्स है जो फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्डोमिनल मसल्स एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होता है। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चलिए एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब जोड़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 1000 से 1100 ml तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। द स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर। स्पायरोमीटर किस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं। स्पायरोमीटर किस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। तो जब रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर यूज नहीं करेंगे, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम वो हुआ जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान जो एयर हमारे लंग्स में बच जाता है वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जाता। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जो कि लंग्स के फंक्शन को मेजर करता है। तो स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि यह लंग्स के ये जो एयर रेसिडुअल वॉल्यूम है ये वह वॉल्यूम है एयर का जो कि लंग्स के अंदर रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, ये सही है। यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी के बीच होता है। और दूसरा ऑप्शन है अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी सही है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है और इसका जो प्रोसेस है गैस के एक्सचेंज होने का प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ चूज करने के लिए बोला जा रहा है इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है जो गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफ्यूजिंग गैस, ये भी गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। और दूसरा है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का सोल्यूबिलिटी भी डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये भी गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वेनस ब्लड इज। वेनस ब्लड में
वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो टिश्यू स्पेस की तुलना में कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेसर देन इन टिश्यू स्पेस। वेनस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो टिश्यू स्पेस की तुलना में कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्विला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। यानी कि पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विला में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंड टिश्यू में। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है और एल्विला में 104 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, एल्विला में 104 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg, टिश्यू में 40 mmHg। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्विला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विला में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंड टिश्यू में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 mmHg होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 mmHg होगा और एल्विला में जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होगा और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन कंपेरिजन टू सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड, तो सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के सोल्युबिलिटी के कंपेरिजन में क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्युबिलिटी पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के तुलना में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्युबिलिटी होता है ऑक्सीजन के सोल्युबिलिटी के तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होता है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times हायर देन सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैरियर बिटवीन एयर इन एल्विला एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर इस टोटल थिकनेस। यानी कि बैरियर जो होता है वो एल्विलस एयर के बीच में और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी के बीच में जो बैरियर होता है वो 3 लेयर का होता है। उसका टोटल थिकनेस कितना होगा? उसका जो टोटल थिकनेस होगा वो 1 मिलीमीटर से भी कम होगा, यानी कि लेस देन 1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेस देन 1 मिलीमीटर। इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।